प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉल्यूशन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ, बातें ना करो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? कोई भी अगर सॉल्यूशन तुम बना रहे हो, कौन सा सॉल्यूट ले रहे हो, कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। एक और प्रॉपर्टी, एक क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, है ना। एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने एक कुछ भी सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ये सॉल्यूशन में मान लो मैंने वाटर लिया, है ना, एक सॉल्यूशन में मैंने लिया अल्कोहल, है ना, एक पे लिया मैंने बेंजीन, है ना। बात समझ में आ रहा है? 3 सॉल्यूशन मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने NaCl डाला, यहाँ पे मैंने Na2SO4 डाला, यहाँ पे मान लो मैंने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड ही डाल दिया। बस मान के चलो डाल रहा हूँ मैं ऐसा ही चीज़, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तुम कितना सॉल्यूट डाल रहे हो। फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट भी होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी होता है, टेम्परेचर पैसा बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, हम सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अगर मैं NaCl 1 मोल ले रहा हूँ, Na2SO4 भी 1 मोल ले रहा हूँ, सल्फेट भी, सोडियम सल्फेट 1 मोल ले रहा हूँ, ये 1 मोल ले रहा हूँ, है ना, मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 मोल ले रहा हूँ, यानी कि NaCl का पार्टिकल इस सॉल्यूशन में कितना है? Na2SO4 कितने नंबर है? Na, ये भी कितना हो गया? Na, है ना। सबका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? सॉल्यूट का पार्टिकल सेम है सॉल्यूशन में। अब जो प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करके आ रहा है उभर के, उसी को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। 4 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। पहला हो गया RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद हमारे सिलेबस में एक और है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, है ना। कंफर्म हो जाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो ये पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक। तो ये सारों जो प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना डाला है ना। मैं यहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा, RLVP क्या है, लोअरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इस पर नहीं जाऊँगा अभी, ये बाद में आऊँगा स्किल पे। उससे पहले कि एक चीज़ जानना होगा हमें, तो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन तो लिख लो, है ना। प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख देना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
हो गया, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट फॉर कैलकुलेटिंग, नोट मत लिखना है, फॉर कैलकुलेटिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी we use Van 't Hoff factor, Van 't Hoff factor, इसको I से लिखते हैं, ठीक, Van 't Hoff factor हम यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे दो केसेस हम देखेंगे, Van 't Hoff factor की जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, इसको जानना होगा। तो पहले तो हम देखेंगे, ये आएगा अभी पिक्चर में, अब ये आ रहा है एक एक करके इसको मैं देख रहा हूँ। तो पहला होता है जो सॉल्यूट जो होता है, समझा रहा हूँ बस इसको, ठीक है, लिखने मत, दिमाग में बिठा देना एक तरीके से। सॉल्यूट जो होता है, एक होता है डिसोसिएट, है ना, एक होता है एसोसिएट, एक कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मतलब डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ गए हो। जो डिसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एसोसिएट भी होता है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में भी आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से डील करूंगा। पहले हम जो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है कि मतलब क्या है, माना NaCl जो होता है पानी में अगर तुम डाल दोगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, अगर NaCl मैंने पानी में डाल दिया तो ये Na+ और Cl- इस पे टूट जाएगा, आयंस पे टूट जाता है, फ्री आयंस पे, है ना। फ्री आयंस के टूटने के बाद इससे क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ रहे हो। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये क्या होता है, अगर मैंने पानी ले लिया, पानी में मैंने ये कंपाउंड जो लिखा मैंने ग्लूकोज मैंने अगर डाल दिया, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, सॉल्युबल हो जाता है पानी में घुल जाता है, लेकिन पानी में जाकर टूटता नहीं है, आयंस पे डिसोसिएट नहीं होता है। अगर ग्लूकोज डाल के, मतलब पानी में अगर ग्लूकोज डाल के तुम ये करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, तो ये कंडक्ट नहीं करवा सकता आयंस, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्युबल होता है, दिखाई देता है, सॉल्युबल तो हो जाता है, ग्लूकोज जैसे कि ग्लूकोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया, यूरिया जैसे कंपाउंड जो क्या होता है, ये सॉल्युबल तो हो जाता है पानी में, लेकिन टूटता नहीं है। एसोसिएशन वाला केस हम बाद में देखेंगे, तो पहले जो डिसोसिएट वाला केस देख लेते हैं। डिसोसिएट में क्या होता है, डिसोसिएट जो केस होता है, इस पे एक आएगा अपना, हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, दे कंप्लीटली आयोनाइज, ठीक है, दैट इज 100% डिसोसिएट्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है, अगर पानी में अगर डाल लोगे, किसी भी सॉल्वेंट पे अगर डाल लोगे, पानी की एक तो पानी ही सबसे ज़्यादा लेते हैं हम, डाल लोगे तो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं अगर देखूं, पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो पानी में डाल लोगे तो कंप्लीटली टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए HCl, H2SO4, है ना, HNO3, हाँ लिखते जाओ, ये वाला पॉइंट है ना, अभी लिखो, HNO3, और क्या लिख सकते हैं, HClO4। ये सब जो एसिड होता है, ये कॉम्प्लीटली पानी में डाल के डिसोसिएट हो जाता है 100%, मतलब फुल्ली टूट जाएगा आयन में। दूसरा जो कैटेगरी में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो भी क्या होता है,
कॉम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या बता सकते हो, बता सकते हैं कोई? NaOH, KOH, BaOH, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो कॉम्प्लीटली डिसोशिएट होता है OH माइनस और जो भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आयन है उस पर टूट जाएगा। उसके बाद आता है ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक काम आता है, अगर मान लो कि मैंने ए नाम का एक मॉलिक्यूल ले लिया, है ना, वो आयोनाइज होके क्या हो गया, मान लो कि आयोनाइज हो गया, वो Na आयंस में टूट गया, है ना, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, वो Na आयंस पे टूट गया। इसका स्टोइकियोमेट्री अगर मैं देखूं 1 तो इसका हो जाएगा N, है ना। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशनशिप मिल जाता है वैन थॉ फैक्टर से, यहाँ पे 1 + N-1 अल्फा, ये एक रिलेशनशिप मिल जाता है हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेगा। ठीक है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इतना दिमाग मत लगाओ, वो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा सबके सब। जो ये अल्फा जो होता है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिसोसिएशन। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखो। और जो N होता है ये होता है नंबर ऑफ आयन्स। ठीक, ये वाला पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, अगर इसके लिए मुझे अगर I कैलकुलेट करने के लिए बोले, ठीक है, एक तो ये क्या है, सबसे पहले मैंने इसको कहाँ पे लिखवाया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लिखवाया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये कॉम्प्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीटली ये क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। अगर इसके लिए मुझे I कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगा, I = 1 + N-1 अल्फा। अल्फा तो 100% है ना, 100% का मतलब क्या है, 1 हो गया। तो 1 प्लस, अब NaCl जो टूटेगा तो क्या देगा, Na + Cl-, है ना, Na + Cl-। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आयन आगे नहीं आए, 2 आयन आ गया, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 2 - 1 × 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो टोटल I कितना आ जाएगा, 2। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। I का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले देता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पे आता है, टूटेगा तो क्या देगा, 2Na + SO4 2-। टोटल कितना आयन बना, 3 आयन बना, है ना। 3 आयन बना कि नहीं बना, 3 आयन बना, तो I कितना आ जाएगा, 3 आएगा, I 3 आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में जो डिसोसिएशन का वैल्यू होगा, N का जो वैल्यू होगा वही I होगा। क्या लिख सकते हैं, इन यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे आते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, पहले तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ I जो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और I का वैल्यू जो होगा क्या होगा, = N होगा। कितना आयन में डिसोसिएट हो रहा है कोई भी सॉल्ट, कितना आयन, मान लो एक Al2SO4 होल थाइस, है ना, उसी को ही ले लिया, वो कितना आयन में डिसोसिएट हो रहा है, नंबर ऑफ N कितना है, वही I का वैल्यू हो जाएगा। Na2SO4 के लिए 3 आ गया, NaCl के लिए 2 आ गया, है ना। समझ रहे हो ये बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसेस के लिए ये ग्रेटर देन 1 ही होगा। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, देख रहे हो।
हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसेस के लिए वैन होफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। समझ गए हो ये बात? मोलार मास थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन, लिख दो एक बार, मोलार मास थ्योरेटिकल ग्रेटर देन मोलार मास ऑब्जर्व। हो गया। दूसरा केस हम लेते हैं, दूसरा केस देते हैं हम। अभी पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही देख रहा हूं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा। क्या लिखते हो? यूरिया लिख सकता हूं, ग्लूकोज लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं? सुक्रोज, है ना? फ्रुक्टोज क्या, ग्लूकोज के अंदर घुस गया ना ये, है ना? हो गया, समझ गए हो? ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पानी में डालोगे सोल्यूबल होता है, नहीं होता है? होता है, आयंस पे नहीं टूटता, है ना? दे आर डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट आयोनाइज्ड। ये पॉइंट ध्यान रखना है, आयोनाइज नहीं होता है। अगर आयोनाइज ही नहीं हो रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं इसका वैन होफ फैक्टर कैलकुलेट करूं 1 + n-1 अल्फा, अल्फा अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या होगा? हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में 1 होता है। हाँ 1 होता है। अभी यहाँ पे तुम 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, +1 वाला टर्म तो रह जाएगा ना। 1 + 0 क्या होता है? अब ये भी बोला तो अलग हो गया। अब मैं, आप तुम लोग गलती क्या करते हो? जो लोग पढ़ के आए हो, 12 में पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन का आइडिया है ना? थोड़ा बहुत तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाला है तुम लोगों ने। मैंने बोला कि RLVP निकालो, है ना? ठीक है, मैंने बोल दिया कि NaCl की थोड़ा बहुत Na0.40 ग्राम NaCl है मेरे पास, मान लो, एक थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ। NaCl है, उसको मैंने 500 ml पे पानी में डाला। डालने के बाद ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो कुछ भी दिया है, पैरामीटर जितना भी दिया है मैंने दे दिया। मैंने कहा कि RLVP कैलकुलेट करो तुम, है ना? तुमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा P, PS = N सोल्यूट डिवाइडेड बाय N सोल्वेंट, है ना? ये फॉर्मूला तुमको बुक पे मिला जाता है हमेशा। अगर यहाँ पे मैंने देखा कि NaCl है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, यहाँ पे I अगर तुमने कैलकुलेट नहीं किया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे I आएगा। अब मैं क्वेश्चन बदल के NaCl की जगह मैं यूरिया ले लूँ, यूरिया का मैंने 0.60 मैंने ग्राम यूरिया ले लिया, मान लो 500 ml में डुबा रहा हूँ। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है। अब यहाँ पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला में I को लिखते नहीं है, ठीक है? फिर बाद में पढ़ाया जाता है ना, इसलिए इसको एब्नॉर्मल मोलार मास के टाइम पे मैं पहले ही पढ़ा दिया इसको, अभी वैन होफ फैक्टर को। तो I को 1 मान के चलते हैं, तो ये अगर 1 है तो बाकी का फॉर्मूला यहाँ तक दिखाते हैं, ये RLVP का फॉर्मूला है, ठीक है? तो गलती ये हो जाता है, हम काउंट ही नहीं करते थे। तो बाद में तुम लोग बोलते हो कि क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है, ठीक है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की केसेस के लिए ही सिर्फ I का वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान होगा, ठीक है? अब दूसरा केस पे आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है वो देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या क्या काउंट करेंगे? पहला, जो वीक एसिड है, अभी चुप रहो देख, वीक एसिड, वीक एसिड में क्या आएगा? है, मैं लिख लूँ HCN, H2S, इथानोइक एसिड, ये सब क्या है?
वीक एसिड है ना, वीक बेस भी आता है। वीक बेस में क्या काउंट कर लूँ मैं, मुझे एक ही याद आ रहा है अभी, तुरंत मैं वही लिख देता हूँ, है ना, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस में आता है। ये क्या होता है, ये वीकली डिसोसिएट होता है ना, ये कॉम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। क्या लिखोगे इसका मतलब, दे डू नॉट कॉम्प्लीटली आयोनाइज, कॉम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। कॉम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता तो कितना होता है, कितना होता है, वो क्वेश्चन में देगा तुमको, वो क्वेश्चन में तुमको प्रोवाइडेड रहेगा, है ना। वीक एसिड वीक, मतलब मान लो कि अगर तुमको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन अभी कैसा आएगा वो भी दिखाता हूँ क्या आएगा, ठीक है, बना के देता हूँ एक। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिखाता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल पे लिखो 0.1 मोलर HCN 10% dissociates into the solution. Calculate I, यानी कि वेन ऑफ फैक्टर तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसके केसेस में सबसे पहले तो तुम्हें n लिखना पड़ेगा। n के लिए क्या करोगे, HCN डिसोसिएट होके क्या देता है, H प्लस CN माइनस, तो कितना n में टूटा ये 2, n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। I क्या करोगे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, आप काम आएगा अल्फा। क्वेश्चन में तुमको हमेशा अल्फा देता रहेगा। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, यानी कि 0.1। 10% का मतलब 10/100 होता है, यानी कि 0.1। यही हो गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ 2 - 1, और ये भाई क्या दे दूँ 0.1। तो ये हो गया ना आई, आ गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन तुमको दिया रहेगा, है ना। 10% डिसोसिएट हुआ है, 20 हो गया है, 90% हुआ है, 50% हुआ है, वो तुमको देता रहेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो समझ लेना कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। 0.3 मोलर मान लो H2SO4 dissociates 90% into the solution. Calculate I। हाँ तो देखो करो एक तरीके से। I कैलकुलेट, मैंने कहा कि I कैलकुलेट करना है इसके लिए, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, अभी एक ही केस चल रहा है, अभी एसोसिएशन पे फॉर्मूला बदल जाएगा। 0.3 मोलर H2SO4 90% डिसोसिएट, है ना, इनटू द सॉल्यूशन, कैलकुलेट I। अब ये कैलकुलेट करने के लिए, है ना, एक गलती हो सकता है। एक तो किसी ने मान लिया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वो आदमी क्या करेगा, सीधा का इसका I का वैल्यू 3 लिख देगा 3 लिख देगा, क्योंकि 3 ही आयन देगा ना, H2H प्लस SO4 माइनस 3 आयन देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, I का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो वो गलत हो जाएगा उस टाइम पे, है ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मेंशन किया गया है तो तुम अल्फा को भी कैलकुलेट करोगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिग्री, 90%, 10%, 11%, जितना दे के रखा होगा, जब 90% मेंशन किया गया है ना क्वेश्चन पे, तो तुम अल्फा को कैलकुलेट करोगे, है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, है ना। स्ट्रॉन्ग मान के अगर 3 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस पे I के कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग, वापस से 1 प्लस 3 माइनस 1, अल्फा कितना हो जाएगा 90/100, 90% हुआ है ना डिसोसिएट, 90/100। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि 0.3 मोलर H2SO4 dissociates into solution,
इनटू सॉल्यूशन। आई बताओ क्या है, आप बताओगे आई क्या 3। इस केस में I3 सही है, इस केस में I3 सही नहीं है, ठीक है। ये बात समझना पड़ेगा तुम लोगों को। कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, कितना मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा कैलकुलेट होगा ही, अल्फा आएगा ही इस पिक्चर में। अगर नहीं मेंशन किया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के, है ना, अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब आएगा वैल्यू n के बराबर हो जाएगा। हो गया। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है इसको पानी में मैं डाल दूँ, वाटर में, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है यहाँ पे, वाटर में मैंने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, CH3 COO माइनस और H+, ये 2 आयन में टूट जाएगा। टूटता है, 2 आयन में टूट गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वैसे भी। लेकिन इसी को मैंने अगर बेंजीन में डाल दिया, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये डायमर बना लेता है। क्या बनाएगा, डायमर। डायमर समझते हो, इस तरीके से ये इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डायमर बन गया ना, है ना। बेंजीन ऐसा कर लेता है, अगर बेंजीन में डालोगे तो ये एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो ये डायमर बना लेता है ना। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे जाके क्या कर लेता है, डायमर, ट्राइमर, पॉलीमर कुछ भी बना लेता है ना। मान लो कि कोई भी, है ना, मैंने ले लिया 2A का मॉलिक्यूल, तो ये बन गया A2, तो इसको क्या बोल लेंगे हम, डायमर। अगर 3A वाला मॉलिक्यूल अगर A3 बन गया तो क्या बन देगा हम, ट्राइमर। तो n नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल अगर है तो AN बन गया तो उसको बोल लेंगे हम पॉलीमर, है ना। ऐसे केसेस में, है ना, इस केसेस में क्या होता है, जो I का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा सा बदल जाता है, वेंटो फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है। क्या लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ इसका फॉर्मूला I इक्वल, नोट कर लो इसको, 1 + 1/n - 1 बीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है इसका एसोसिएशन के केस में। कौन सा वाला, ऊपर मैंने ऊपर इसको समझाने के लिए बोल रहा था, हाँ वो नहीं है, इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बोला था, ठीक। इसका फॉर्मूला बन जाता है ये। अब जो मैं ऊपर लेके जाता हूँ इस चीज़ को, जो n होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में तुमको देखा है कि n का मतलब क्या है, डायमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, टेट्रामर बन रहा है, क्या बन रहा है, वो क्वेश्चन में तुमको प्रोवाइड होगा। बीटा जो होता है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हो गया, समझ गए। एसोसिएशन कितना एसोसिएट हो रहा है, कितना डिग्री में एसोसिएट हो रहा है, 10%, 20%, 25%, वो क्वेश्चन में देता रहेगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझ आने के लिए बस। तो लिखो एसिटिक एसिड, क्वेश्चन लिखो, एसिटिक एसिड डायमराइज्ड अप टू 10% in benzene, calculate I। हो गया, बात समझ में आया। एसिटिक एसिड था, 10% डायमराइज हो गया इन बेंजीन में, मैंने क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। अब तुम लोगों को n पता लगाना है, क्वेश्चन में दे के रखा है क्या हुआ, डायमराइज, n का वैल्यू क्या लिखोगे, 2। हो गया। बीटा क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना देके रखा है, 10%। 10% का मतलब 0.1। हो गया। अब फॉर्मूला पे I निकाल लो तुम लोग, 1 + 1/2
2 माइनस 1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 0.1। क्या फिक्स? अगर डायमंड होगा 2, टी डायमंड होगा 3, है ना, वो डिपेंड करेगा ना क्या बन रहा है। हाँ, मैंने अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया वो बोला है। अब इस केसेस में क्या होगा, अब कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान है सारी चीज़ें। इस केस में आई का वैल्यू हमेशा लेस देन आएगा 1 से, हमेशा लेस देन, हमेशा ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि मोलार इन केस ऑफ एसोसिएशन मोलार मास थ्योरेटिकल इज लेस देन मोलार मास theoretical is less than molar mass observed। ये वाला पॉइंट तुम लोग हो गया। हाँ 90% डिसोसिएशन नहीं तो बता दिया ना, तो अल्फा को तुम कैलकुलेट करोगे 90 डिवाइडेड बाय 100। हाँ एसोसिएशन के केसेस में हमेशा लेस देन ही होता है। तो यहाँ तक था वेंथर फैक्टर, मुझे जो भी बताना था मैंने बोल दिया।